वेलकम बैक टू आर HPSC PGT बायोलॉजी सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। और हमारा ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे पिक्चर, ये हमारा सिलेबस का स्क्रीनशॉट है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमें क्या स्टडी करना है, सेल साइकिल को डिटेल स्टडी करनी है, सेल डिवीजन की, जैसे माइटोसिस एंड मियोसिस की। तो आज की जो वीडियो होगी वो माइटोसिस के ऊपर रहेगी, ठीक है। अगर मैं दोनों को इंक्लूड करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो आज हम बात करेंगे माइटोसिस की, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये HPSC एग्जाम के लिए तो है ही रेलिवेंट, क्योंकि मैंने उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। बट जो माइटोसिस मियोसिस जिस भी हमारे एग्जाम में आता है, तकरीबन सभी एग्जाम्स में आता है, जैसे HTET में, HTET PGT बायोलॉजी में, KVS में, NVS में, EMRS में, DSSS में, ठीक है, इन सभी में आता है, तो उन सब के लिए भी ये रेलिवेंट रहेगी, ठीक है। MCQ सीरीज जो है वो अलग से हमारे चैनल पे चलेगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। और संडे को जो है हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करेंगे, ठीक है, संडे को। तो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले सेल साइकिल एंड डिवीजन में किसकी बात करने वाले हैं, डिस्कवरीज की। मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या साइंटिस्ट हमें याद रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रडोल्फ विर्चो। ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था कि जो रडोल्फ विर्चो है वो क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि नई सेल्स होती हैं जो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या करती हैं, अराइज करती हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं वो आते हैं स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर क्या बोलते हैं कि जो न्यू न्यूक्लियस होता है वो भी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही अराइज करता है। न्यू न्यूक्लियस अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। तो जो स्ट्रासबर्गर है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो माइटोसिस ऑब्जर्व करते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। माइटोसिस मतलब कि सेल डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर किसने ऑब्जर्व किया था, स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था। वेन बेंडन एंड फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, माइटोसिस मतलब कि नॉर्मल जो हमारा इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। तो वेन बेंडन एंड फ्लेमिंग का नाम किसके लिए आएगा, एनिमल सेल में माइटोसिस के लिए, और प्लांट सेल में माइटोसिस के लिए स्ट्रासबर्गर का नाम आएगा। जो माइटोसिस टर्म है वो किसने दी, फ्लेमिंग ने दी। तो फ्लेमिंग एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। जो टर्म मियोसिस है वो किसने दी, फार्मर एंड म्यूरे ने। टर्म मियोसिस किसने दी, फार्मर एंड म्यूरे ने। अब हर स्लाइड के बाद मैं एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। तो ये क्वेश्चन है दैट माइटोसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल बाय, अभी हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस जो है वो ऑब्जर्व किया गया था एनिमल सेल में किसके थ्रू, वाल्टर फ्लेमिंग, स्ट्रासबर्गर, हर्टविग या मूरे। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एनिमल सेल में माइटोसिस को सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल होंगे हमारी बॉडी में भी सिक्रेट हो सकते हैं, और हमारे एक्सटर्नल भी, हम किसी ऑर्गेनिज्म में जब हमें सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल करवानी हो, सेल डिवीजन करवाना हो, तब हम इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे जब हम सेल कल्चर करते हैं लैब के अंदर तो हम सेल डिवीजन करवाते हैं, उस टाइम पे भी हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के डिवीजन को इंड्यूस करने का काम करते हैं, और क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के डिवीजन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। क्योंकि तभी तो हम सेल के डिवीजन को रोक पाएंगे और सेल के डिवीजन को इंड्यूस करवा पाएंगे, अगर हम कल्चर कर रहे हैं किसी सेल को, है ना। और बहुत सारी हमारी फिजियोलॉजिकल डिजीज भी होती हैं, जैसे कैंसर के टाइम पे हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन के लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो हमारे सेल इंड्यूसर और सेल इनहिबिटर की जो नॉलेज होना वो जरूरी है, ठीक है। तो सेल इंड्यूसर्स और माइटोजन, सेल इंड्यूसर्स को क्या बोला जाता है, माइटोजन। माइटोजन मतलब माइटोसिस इंड्यूसिंग केमिकल्स, मतलब माइटोसिस जो करवाएंगे, ऐसे केमिकल्स जो माइटोसिस को करवाते हैं उनको माइटोजेंस बोला जाता है। जैसे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हमारा क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF जिसको बोला जाता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स, लिम्फोकाइंस। कौन कौन से हैं, साइटोकाइंस, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और लिम्फोकाइंस। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स क्या हैं, जो सेल डिवीजन को रोक देंगे, कहीं पे भी हमें रोकना है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है तो हम सेल इनहिबिटर्स का, सेल डिवीजन के लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं उनका यूज करेंगे। जैसे साइनाइड गैस होती है, वो क्या करती है, सेल डिवीजन को
इनहिबिट करती है। अजाइड हो गया, कैलोन्स, चेलोन्स जो भी हैं, चेलोन्स, कोल्चिसिन, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को रोक देते हैं। कोल्चिसिन मेटाफेज पे क्या करता है, सेल डिवीजन को रोकता है, जिसकी वजह से हम मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम की इजीली स्टडी कर पाते हैं। लो सरफेस एरिया, लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो, अगर किसी सेल, कोई सेल है स्मॉल साइज की है, कोई सेल है जो स्मॉल साइज की है, साइज स्मॉल हो गया मतलब उसका सरफेस एरिया कम हो गया, बट उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है मतलब उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो सेल फटने लग जाएगी, फटने की बजाय वो क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी, दो सेल में डिवाइड कर जाएगी। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जब न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी गड़बड़ा जाता है तब भी सेल क्या होती है, सेल डिवीजन की तरफ बढ़ती है। तो लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, सेल को स्टिमुलेट करवाया जाता है, या सेल अपने आप स्टिमुलेट हो जाती है, क्या करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, सेल डिवीजन कौन इनिशिएट करेगा, यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं, प्लांट हार्मोन में साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, ABA है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है सेल डिवीजन कौन इनिशिएट करवाता है, साइटोकाइनिन करवाता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी जो हमारा HTET PGT बायोलॉजी था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, पहले तो समझेंगे सेल साइकिल होती क्या है। ये एक प्रोग्राम्ड साइक्लिक चेंजेस है, मतलब एक सेल के अंदर साइक्लिक वे में चेंजेस आ रहे हैं। साइक्लिक वे का मतलब क्या है, एक चेंज आया, फिर दूसरा चेंज आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ठीक है, एक के बाद एक चेंज जो आ रहे हैं सेल में, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, अपने जीनोम यानी कि अपने DNA को डुप्लीकेट कर लेती है, कॉपी बना लेती है, और जो उसके सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स यानी कि उसके अंदर जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी प्रोटीन है, उनके अंदर भी चेंज आता है, और अल्टीमेटली सेल डिवाइड होकर दो सेल्स की फॉर्मेशन करती है, और इसी को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। सेल साइकिल कैसे कंट्रोल की जाती है, जेनेटिकली। हमारी बॉडी में जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, और उन जीन्स का एक्सप्रेशन कुछ केमिकल्स बनाता है जो जेनेटिकली क्या करते हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल कर देंगे, सेल साइकिल बनेगी, होगी, मतलब सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा। द ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल साइकिल, एक सेल साइकिल हो गई मतलब एक सेल डिवाइड होगी दो सेल में, अब ये सेल ग्रो करेगी, तो दूसरी बार इसको डिवाइड होने से पहले इनके बीच में एक टाइम पीरियड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज वेरी, ये वेरी करती है, किसी ऑर्गेनिज्म में कम टाइम में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, किसी में ज्यादा टाइम में। जैसे हम बोलते हैं ई कोलाई जो है 20 मिनट में डिवाइड कर देता है ना, तो उसका जो सेल साइकिल का टाइम है वो कितना होगा, 20 मिनट। कितना होगा, 20 मिनट होगा। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फॉर डिफरेंट सेल टाइप, और अलग अलग सेल टाइप के लिए भी वो क्या करती है, वेरी करती है। सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सेल है, कि वो कितनी देर में डिवाइड करेगी। टिपिकल मैमिलियन सेल कितना टाइम लेती है डिवाइड होने में, 24 आवर्स, 24 आवर्स लेती है वो, ठीक है। अब देखो जो हमारी मैमिलियन सेल है उसकी अंदर एक सेल साइकिल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। कितनी डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे सेल साइकिल बनाऊँ तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट स्टेजेस में उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी G1 फेज होगी, ये G2 होगी, ठीक है, ये फिर सॉरी G1 होगी, S होगी, और ये G2 होगी, और यहाँ पे होगी माइटोसिस। फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, ये हमारी क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब साइक्लिक इवेंट दिखा रही है ये सेल डिवीजन के टाइम पे। तो ये माइटोसिस डिवीजन है, ये G1 फेज है, ये S फेज है, और ये G2 फेज है, ये G2 फेज है, ठीक है। अब देखो जो G1 फेज होती है वो मैमिलियन सेल के अंदर अप्रोक्स 11 आवर्स की होती है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल। बहुत सारे एग्जाम्स में सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस के टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से लर्न करना कि जो G1 फेज है वो लॉन्गेस्ट होती है, मोस्ट वेरिएबल होती है, वेरी करती है ऑर्गेनिजम्स में ये, पर लॉन्गेस्ट होती है, 11 आवर्स में कंप्लीट होती है। एस फेज, इसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है, एस फेज, 8 आवर्स में कंप्लीट होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैमिलियन सेल की बात कर रहे हैं, मैमिलियन सेल की बात कर रहे हैं। G2 फेज 4 आवर्स की होती है, सबसे छोटी फेज। ये भी हमारा HTET PGT बायोलॉजी 2026 में अब जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि जो M फेज कौन सी फेज होती है जो सबसे कम टाइम में पूरी हो जाती है, शॉर्टेस्ट मेजर फेज कौन सी है, M फेज है, ठीक है। अब G यहाँ पे आती है M फेज के बाद G नोड फेज, क्या आती है, G नोड फेज, फिर
जी नोड फेज में कुछ कुछ सेल रहती हैं जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर डिवाइड नहीं करती। क्या नहीं करती? डिवाइड नहीं करती। तो जी नोड फेज माइटोसिस के बाद आता है, ठीक है। तो परमानेंट जी नोड फेज में भी कुछ सेल्स होती हैं और कुछ टेम्पररी होती हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं ना, जब डी डिफरेंशिएट करना होगा किसी सेल को या री डिफरेंशिएट करना होगा, डी डिफरेंशिएट री डिफरेंशिएट करना होगा, उस टाइम पे क्या होंगी सेल्स हमारी, एक सेल्स होगी जो स्पेशलाइज्ड होगी। स्पेशलाइज्ड सेल्स भी तो डिवीजन करेंगी, तो वो डिवीजन करेंगी जब टेम्पररी, तो वो इस वजह से हम उन जब देखो जब स्पेशलाइज सेल डिवीजन करती है तो वो सेल्स टेम्पररी जी नोड फेज में होती है, पर कुछ फेजेस, कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो परमानेंट जी नोड फेज में होती है, जी नोड फेज में होती है, ठीक है। देखो जैसे परमानेंट जी नोड सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कभी नहीं डिवाइड करती, कार्डिक मसल्स नहीं डिवाइड करती, स्केलेटल मसल्स नहीं डिवाइड करती। इसी वजह से जब हमारा नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज होता है तो उसको हम नहीं ठीक कर सकते, ठीक है। कार्डिक मसल्स में जब डैमेज होता है तो हमें कुछ एक्सटर्नल ही डालना पड़ता है, अदरवाइज नहीं ठीक कर सकते। स्केलेटल मसल्स का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स ये परमानेंट जी नोड सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करके नई सेल्स नहीं फॉर्म करती, तो प्रोटेक्ट योर नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। टेम्पररी जी नोड्स जो सेल्स होती हैं जैसे हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स लीवर की सेल्स होती हैं, ये दोबारा से अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं। लिम्फोसाइट्स भी हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं जो दोबारा से डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती है। किडनी सेल्स नेफ्रॉन्स होते हैं, ये भी री एंटर कर जाती हैं किसमें, सेल्स साइकिल में, तो ये टेम्पररी जी नोड फेज में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है विच फेज ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ द सेल साइकिल। अभी मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा टाइम G1 फेज लेगी और सबसे कम टाइम कौन लेगी, M1 फेज लेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल टाइप, और वो कितना सेल साइकिल के टाइम पे टाइम लेती हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या ड्यूरेशन होती है, और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करना है उस सेल के बारे में। जैसे हम अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल की बात करें, फ्रॉग में या सी अर्चिन में बात करें, क्योंकि हम एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो स्टेट लेवल पे हो रहा है, HPSC PGT बायोलॉजी, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा हायर लेवल का भी स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना कि हम क्लास 11-12 या नीट के लेवल का ही स्टडी करें। तो देखो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल होती है जैसे फ्रॉग या सी अर्चिन की जो सेल्स होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल, उनकी सेल साइकिल का ड्यूरेशन 50 to 30 मिनट होता है। फास्टेस्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, क्या होती है, फास्टेस्ट डिवाइडिंग सेल्स, सी अर्चिन और फ्रॉग की एम्ब्रियोनिक सेल। इनमें जो G1 और G2 है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, सिर्फ S फेज होगी, फिर M फेज होगी, S फेज होगी, M फेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल डिवाइड होने के लिए 12 to 24 आवर्स ले लेती है, और ये गट लाइनिंग को रैपिडली क्या करती है, रिप्लेस करती है, क्योंकि हमारी गट जो है वो सबसे मोस्ट यूज्ड ऑर्गन होता है ना, और सबसे ज़्यादा मतलब लोड भी उसी के ऊपर होता है, डेली हम उसको भर रहे हैं, कुछ कुछ खा रहे हैं ना, तो गट लाइनिंग का रैपिड रिप्लेसमेंट होता है 12 to 24 आवर्स में। बोन मैरो, स्टेम सेल्स जो होती हैं, बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होती है, वहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं 18 to 24 आवर्स में। ये कांस्टेंट प्रोडक्शन करती हैं रेड ब्लड सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल्स का। स्किन एपिडर्मल सेल्स, बेसल लेयर जो होती है जो हमारी स्किन को रिन्यू करती है, हमारी ऊपर की लेयर हट जाती है ना, कभी देखा होगा स्किन निकलती है फिर आ जाती है, तो 24 आवर्स में ये डिवाइड करती है, कॉन्टिन्यूस रिन्यूअल करती है किसका, स्किन का। रूट एपिकल मेरिस्टम सेल, अब ये रूट है, इसके ऊपर यहाँ पे एपिकल टिश्यू होता है, इसकी रूट एपिकल मेरिस्टम सेल 20 to 24 आवर्स में डिवाइड करती हैं और प्लांट की एक्टिव ग्रोथ करवाती हैं। लीवर सेल यानी कि हेपेटोसाइट्स जो टेम्पररी किस में होती हैं, जी नोड फेज में, टेम्पररी किस में होती है, जी नोड फेज में होती है, टेम्पररी जी नोड फेज में होती है। 1 ईयर लेती हैं डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करती है रैपिडली ओनली आफ्टर इंजरी, जब इंजरी हो जाती है, क्योंकि हमारा लीवर ही एक ऐसा है जो रीजनरेशन कैपेबिलिटी रखता है ना, तो अगर कुछ भी इंजरी होगी हमारे लीवर में तो वो रैपिडली डिवाइड करेंगे। फिब्रोब्लास्ट सेल्स 22 to 30 आवर्स लेती हैं, 20 to 30 आवर्स लेती हैं। कॉमन एग्जांपल है कल्चर्ड मैमेलियन सेल का, ठीक है, जिसको हम मोस्टली कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में। प्लांट कैमियम सेल, प्लांट की जो कैमियम सेल्स होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती हैं, है ना, वो 20 to 48 आवर्स
20 to 48 आवर्स में डिवाइड करती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं किसमें, प्लांट में। एडल्ट की स्टेम सेल्स डेज भी ले सकती हैं, वीक भी ले सकती हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में कुछ भी रिन्यू करने की, तब ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। रेस्टिंग लिम्फोसाइट्स जो है वो मंथ्स ले लेती हैं डिवाइड करने के लिए या ईयर्स ले लेती हैं, क्योंकि वो जी नोड फेज में होती है, टेम्पररी जी नोड फेज में होती है, और वो जैसे ही एंटीजन आके बाइंड करेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएगा तो वो क्या करेंगी, री एंटर कर जाएंगी किसमें, सेल साइकिल के अंदर। नेक्स्ट होती है न्यूरॉन्स परमानेंट जी नोड फेज में होती है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, इनका फंक्शन डिफाइन कर लिया गया है, ये रीडिफरेंशिएटेड नहीं करती है ना, ये दोबारा से डी डिफरेंशिएट नहीं होती, ये क्या करती है, अपना इनका फंक्शन स्पेसिफाइड हो गया है, बस ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डेड हो जाएंगी। कार्डिक मसल सेल्स भी परमानेंट जी नोड फेज में होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई माइटोसिस नहीं होता बर्थ के बाद। स्केलेटल मसल्स फाइबर परमानेंट जी नोड फेज में होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, पर ये डिवाइड नहीं करती। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स भी कोई सेल साइकिल नहीं शो करती, ए न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस ही नहीं होता। मैच्योर स्पर्म सेल की भी कोई सेल साइकिल नहीं होती, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स में हमारी न्यूरॉन्स आती हैं, कार्डिक सेल्स आती है, मसल सेल्स आती है, मैच्योर आरबीसी आती है और मैच्योर स्पर्म सेल्स आती हैं। देखो जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम ऐसे पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, न्यूरॉन, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल ये परमानेंट जी नोड फेज में होती है, पर जब कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारी बोन टूट जाए, हमारे लिगामेंट्स टूट जाए, हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें ना ऐसा लगता है कि यार ये तो हम पढ़ते आ रहे थे, हम कितना हल्के में ले रहे थे अपनी हेल्थ को ना, कि हमारी न्यूरॉन्स कभी बनती ही नहीं है, व्हाई वी आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस इन लाइफ, है ना, हम अपनी कार्डिक हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, हम अपनी स्केलेटल मसल्स का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी रीबोर्न अगेन, है ना, दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड अगेन, तो वो अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो नई सेल्स कैसे बनेंगी। तो ये यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने और एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती है, ये हमारी बॉडी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला क्या बोलता है क्वेश्चन, विच सेल्स हैव द शॉर्टेस्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन, कौन सी सेल है जिसकी शॉर्टेस्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन होगी। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल हमने पढ़ी, किसकी पढ़ी, सी अर्चिन की पढ़ी, ठीक है, उनकी सेल साइकिल की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, अप्रोक्स 30 मिनट, है ना। न्यूरॉन्स तो जी नोड फेज में होते हैं, हेपेटोसाइट्स हमारी टेम्पररी जी नोड फेज में होती है, और कार्डिक मसल्स भी जी नोड फेज में होती है। नेक्स्ट है, विच फेज इज ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन रैपिडली डिवाइडिंग एम्ब्रियोनिक सेल्स, तो कौन सी फेज होती है जो रिड्यूस्ड होगी या एब्सेंट होगी रैपिडली डिवाइडिंग एम्ब्रियोनिक सेल में, एस फेज ओनली, एस फेज तो नहीं हो सकती एब्सेंट, क्योंकि इस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। G1 G2 फेज, एम फेज साइटोकाइनेसिस, G1 G2 फेज एब्सेंट होती है रैपिडली डिवाइडिंग एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है वो दो मेजर फेजेस में कंप्लीट होती है, एक होती है इंटरफेज, एक होती है माइटोसिस या मियोसिस फेज, जिसको हम बोलते हैं एम फेज। अब जो इंटरफेज होती है वो प्रीपरेटरी फेज होती है। एम फेज क्या है, प्रीपरेटरी फेज, ये पीरियड है दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का पीरियड। एक सेल डिवीजन हो गया, फिर दूसरी सेल जब डिवाइड करेगी, मतलब ये सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, ये यहाँ पे डिवीजन हुआ था, यहाँ पे ये जब डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगी तो बीच में यहाँ पे एक इंटरफेज आएगी, ग्रोथ फेज जिसको बोला जाता है, वो होती है हमारी प्रिपरेटरी फेज। मतलब सेल जो भी इसको चाहिए सेल डिवीजन के लिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो भी इसको डुप्लीकेट करना, डीएनए जो भी करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। यहाँ पे सेल क्या करती है, ग्रो करती है, रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए को, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। इंटरफेज के अंदर डिफरेंट फेजेस आती हैं, कौन कौन सी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है, मोटा मोटा समझ लेते हैं फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। G1 फेज गैप 1 फेज, S फेज को सिंथेसिस फेज बोला जाता है, G2 को गैप 2 फेज बोला जाता है। G1 में ही हमारी आती है G नोड फेज, ठीक है, कुछ कुछ सेल्स में, जिसे हमने पीछे पढ़ा। G1 फेज में सेल ग्रो करेगी, आरएनए, प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज को सिंथेसाइज करेगी, आरएनए, प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज को। नॉर्मल होती है यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करती है, डीएनए को डबल कर देती है, हर एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर दो सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म कर लेता है, किसमें, सिंथेसिस फेज के अंदर। G2 यानी कि गैप 2 फेज, यहाँ पे दोबारा सेल ग्रोथ होती है, प्रोटीन जो भी माइटोसिस मियोसिस के लिए चाहिए, और डीएनए चेक पॉइंट्स, रिपेयर पॉइंट्स, वो सारे यहाँ पे बनते हैं।
तो इंटरफेज क्या कंसिस्ट करती है, G1, S और G2 फेज, और ये 90% टाइम ऑफ द सेल साइकिल कंज्यूम कर लेती है। लॉन्गेस्ट फेज हुआ होती है, स्मॉलेस्ट होती है एम फेज, और इसमें भी लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, G1। ठीक है, अब माइटोसिस की बात करें तो ये पीरियड होता है किसका, सेल डिवीजन का पीरियड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो करता है। मतलब पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। देन इसके बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन है वो बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से फॉलो किया जाएगा। तो जो एम फेज है वो भी दो तरह की होती है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन में हमारी कौन कौन सी फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पीएमएटी, अगर आपको याद नहीं रहता तो PMAT से याद रखो, मैं तो PMAT से ही याद रखती थी पहले, अब तो ये ऐसे ही याद है। ठीक है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, इसके बाद तो पता ही है कि साइटोकाइनेसिस आएगा। यहाँ पे क्या होता है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरी एक सेल थी जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ तो 46 क्रोमोसोम थे, और वो दो सेल्स में बट गई, डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स आएंगे इनके अंदर भी क्या होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इक्वेशन सेम है। जो पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम था वो डॉटर्स के अंदर क्रोमोसोम है। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, अब मियोसिस भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, और इसमें क्या बनती है, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है, 2 यहाँ पे बन जाएंगी, फिर ये दोनों आगे चल के डिवाइड करेंगी, तो ये 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। और यहाँ पे जो मदर सेल्स होती है उसमें डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मान लो 46 क्रोमोसोम है। अब ये 4 डॉटर सेल्स जब बनाएगी तो उन सब में हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। तो इस लेक्चर वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इंटरफेज के बारे में, ये सारी फेज पढ़ेंगे, और माइटोसिस के बारे में। मियोसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारी फेज आती है फर्स्ट G1 फेज, गैप 1 फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है इंटरफेज की। ये सेल साइकिल है, इसमें G1 फेज की बात करें, जो फर्स्ट फेज है किसकी, इंटरफेज की। इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटरी फेज। क्या की फीचर है इस फेज के, सेल ग्रो करती है, साइज में ग्रो कर जाती है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो भी सिंथेसाइज करना है वो सिंथेसाइज होगा, जो तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है जिसका, उसका ब्रेक डाउन होगा, नया RNA बनेगा, नए प्रोटीन बनेंगे, और ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पे डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये DNA रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करती है। ड्यूरेशन वेरिएबल है, मतलब कि अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग टाइम में ये कंप्लीट होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल में भी अलग अलग टाइम में कंप्लीट होती है। जैसे हमने देखा कि सी अर्चिन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये होती ही नहीं है। ठीक है, ये फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज तक चल सकती है डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। चेक पॉइंट कौन से एक्ट करते हैं यहाँ पे, G1 चेक पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या है, G1 चेक पॉइंट। ये देखते हैं कि सेल का साइज कितना हो गया, कितनी ग्रो करी है, कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सेल में। ग्रोथ सिग्नल भेजेंगे, DNA डैमेज को चेक करेंगे ये चेक पॉइंट। ये अगर कंडीशन सारी फेवरेबल है तो ये एस फेज में प्रोसीड करते हैं, यानी कि जो रेप्लिकेशन DNA रेप्लिकेशन की फेज है, सिंथेसिस फेज है, उसमें क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अगर सब कुछ सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल DNA डैमेज है, ये मान लो फॉर एग्जांपल DNA क्या हो गया, डैमेज है, ठीक है, या फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, तो सेल एंटर कर जाएगी G नोड फेज में, रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, और वो एपोप्टोसिस या फिर वो एपोप्टोसिस करेगी। एपोप्टोसिस मतलब कि सेल डेथ, या तो वो सेल डेथ करेगी, हमारे सिलेबस में सेल डेथ भी है जिसको हम अच्छे से समझेंगे, या तो एपोप्टोसिस करेगी यानी कि सेल डेथ करेगी, या फिर वो रेस्टिंग स्टेट में चली जाएगी, या किस में चली जाएगी, रेस्टिंग स्टेट में, अगर सारी चीजें यहाँ पे सही नहीं है। DNA कंटेंट यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी
जो हम आज बात करेंगे माइटोसिस की, तो जो माइटोसिस होता है वो हमारा सोमेटिक सेल्स में भी होता है, मतलब कि वो हमारा डिप्लॉइड सेल में भी होता है और कुछ हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, डिप्लॉइड में भी होता है और हैप्लॉइड सेल में भी होता है। बट अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा, ठीक है। डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, हमारी जो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल की जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितनी भी बाकी की सेल बच गई उन सब में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो वहाँ पे 2C होता है, डबल नंबर होता है हमारा क्रोमोसोम्स का डीएनए रेप्लिकेशन से पहले। यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं है अभी तक, रेप्लिकेशन तो इस फेज के बाद होगा। तो क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड है, हर एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, इस तरह से क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक क्रोमेटिड वाले। पर एस फेज में कैसे बन जाएंगे, इस तरह से बन जाएंगे, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। मूव करते हैं हमारी G2 फेज में, और उससे मूव करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द एक्टिव फेज ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक और एनर्जेटिक फेज विद मोस्ट साइटोजेनेटिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड। एक एक्टिव फेज, एक ऐसी एक्टिव फेज जो मेटाबॉलिक फेज है या एनर्जेटिक फेज है जिसमें मोस्टली साइटोजेनिक जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी फेज है वो, इंटरफेज है, जाइगोटिन है, मियोसिस है, पैकिटीन है, कौन सी फेज है, हमने अभी पढ़ा इंटरफेज है। क्या है, इंटरफेज, क्योंकि एक्टिव फेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है और प्रिपरेटरी फेज है। नेक्स्ट है एस फेज। एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेसिस फेज बोला जाता है। ये सेकेंड फेज होती है इंटरफेज की, यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है। देखो ये सेल साइकिल चल रही थी, फर्स्ट थी हमारी G1 फेज, जिसके बाद आती है सिंथेसिस फेज। यहाँ पे मेन पॉइंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करता है हर एक क्रोमोसोम, हर एक जो क्रोमोसोम होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। हर एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होके 2 बना देगा, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन कर जाएंगे, ये आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है। ये ज्वाइन हो जाएंगे सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, सेंटर में, सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन। हिस्टोन और दूसरे प्रोटीन भी सिंथेसाइज होंगे। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होते हैं, लाइसिन आर्जिनिन रिच होते हैं, और दूसरे जो भी प्रोटीन चाहिए यहाँ पे इनको, जैसे सेल रेप्लिकेशन के लिए जो चाहिए या फिर हमारा डिवीजन के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पे बनेंगे। सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होती है, ये सेंट्रोसोम है, ये भी डुप्लीकेट होगा। ड्यूरेशन वेरिएबल अलग अलग सेल टाइप में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइम में कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डीएनए कितना था, 2C था। सिंथेसिस फेज में कितना हो गया डीएनए, 4C हो गया। बिफोर एस फेज कितना था, 2C का मतलब क्या था, यहाँ पे वो डिप्लॉइड था, यहाँ पे डबल बन गया डिप्लॉइड का भी, ठीक है। यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे 4n हो गया, ठीक है। एस फेज क्या हो गया, 4C। क्रोमोसोम का स्टेटस देखेंगे, बिफोर एस फेज क्या था, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, एक 1 क्रोमेटिड था, सिंगल क्रोमेटिड था। रेप्लिकेशन के बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन के 2 सिस्टर क्रोमेटिड आ गए यहाँ पे, ठीक है। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे बट क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन एन फेज की बात करें तो डीएनए डबल हेलिक्स था इस फेज से पहले, अब डबल हेलिक्स खुल जाता है ना, हेलिकेज प्रोटीन एक्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्टेबलाइज करता है बाइंड करके। फिर यहाँ पे कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 1 से मतलब 2 से क्या हो गया, 4C हो गया, मतलब डबल कंटेंट बन गया, 2n था तो 4n बन गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। G2 फेज, G2 फेज क्या है, गैप 2 फेज, थर्ड एंड फाइनल गैप फेज ऑफ इंटरफेज। इसके बाद क्या आएगी, माइटोसिस फेज। तो ये क्या है, फाइनल प्रिपरेटरी फेज है। फर्दर सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होती है, और ज़्यादा सेल ग्रोथ होती है। यहाँ पे प्रोटीन बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल की फॉर्मेशन करेगा वो बनता है, आरएनए बनता है जो माइटोसिस के लिए चाहिए, ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होती है, मतलब जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो भी चाहिए हमें उसका डुप्लीकेशन हो जाए, 1 से 2 बन जाएंगे। सेंट्रोसोम भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। डीएनए चेक्ड फॉर रेप्लिकेशन एरर, अगर रेप्लिकेशन एरर है तो ये स्टेज यहीं पे रुक जाएगी, सेल यहीं पे आगे डिवीजन करना बंद कर देगी,
तो यहाँ पे चेक किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसको रिपेयर किया जाता है। और सेल को प्रिपेयर किया जाता है माइटोसिस यानी कि एम डिवीजन के लिए। ये वेरी करती है, 2 से 6 घंटे होती है एनिमल सेल में, और डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन सी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीसीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका टाइम स्पेंड। डीएनए कंटेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4C था तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 4C ही रहेगा। यहाँ पे 4C था तो यहाँ पे भी 4C ही रहेगा, सेम एज एम फेज, सॉरी एस फेज। ठीक है, क्रोमोसोम का स्टेटस क्या रहेगा, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। रेप्लिकेटेड यानी कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड को कंसिस्ट करने वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, जो एक सेंट्रोमेयर के थ्रू ज्वाइन कर रखे हैं। चेक पॉइंट कौन सा एक्ट करेगा, G2 चेक पॉइंट। ये इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रखा हो और सही हो रखा हो। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ है तो हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एक्ट करता है। अगर सब कुछ सही है तो सेल किस में एंटर कर जाती है, एम फेज में एंटर कर जाती है। अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है, सेल साइकिल इज डिलेड फॉर रिपेयर और सेल में अंडरगो अपोप्टोसिस। अगर कोई एरर आता है तो वो रिपेयर नहीं कर पा या फिर रिपेयर नहीं कर पाती तो सेल अपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ में एंटर कर जाएगी। सिग्निफिकेंस की बात करो, ये इंश्योर करती है प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए सेल माइटोसिस के लिए, ये कौन इंश्योर करेगा, G2 फेज गारंटी देती है कि इस क्रोमोसोम एक्यूरेट सेग्रीगेशन होगा उनका, क्योंकि उनमें ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बन चुके हैं। सेल सर्वाइवल और जीनोमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। क्रोमोसोम का स्टेटस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये क्या कहता है, ये पॉइंट ये बोलता है कि G1 फेज जब थी तो हमारे डीएनए का कंटेंट था 2C और अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, यानी कि 1 क्रोमेटिड कंसिस्ट कर रहा था क्रोमोसोम। जब S फेज आया तो डीएनए रेप्लिकेट कर गया, 2C से 4C आ गया, मतलब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे बाइंड हो गए, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था, सेम था। G2 फेज में भी 4C डीएनए कंटेंट रहेगा, रेप्लिकेटेड होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बाइंड हो रखे होंगे एक सिंगल सेंट्रोमर से, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। एम फेज में यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होगा, जिसको अभी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, इन G2 फेज डीएनए आएगा यहाँ पे, कंटेंट इज G2 फेज के अंदर डीएनए कंटेंट क्या रहेगा भाई, 4N बन जाएगा। अभी हमने बात करी N था, फिर 2N S फेज में बन गया, फिर G2 फेज में क्या, सॉरी 2N से 4N बन गया S फेज में, तो 4N से 4N ही रहेगा हमारा किसमें, G2 फेज में, किसमें, G2 फेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ आई फेज, आई फेज का मतलब है इंटरफेज की कौन सी ऐसी फेज है, विच फेज ऑफ आई फेज डैमेज्ड डीएनए इज रिपेयर, जिसमें डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर किया जाता है, G2 फेज में, G2 फेज में रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल्स चेंजेस फॉर्म, डिप्लॉयड सेल का डीएनए कहाँ कैसे चेंज होता है, 2C था तो 4C हो जाता है S फेज के अंदर, 2C से 4C हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन आता है, कितने सारे क्वेश्चन है क्योंकि पिछले उसमें हम यह ऐड करना भूल गए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखो एक प्लांट सेल है, खुद से भी करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे भरोसे बैठे हुए हो कि मैं ही आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, मैं तो करवाऊंगी ही, बट आपको भी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, आपको भी ट्राई करना है, क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं और टीचर के साथ साथ हम अटेंटिव रहते हैं, जब भी हम कोई आंसर करते हैं या हम खुद से कोई क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्लांट सेल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 12 क्रोमोसोम है। एट द एंड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के एंड पे उसके पास क्या है, 12 क्रोमोसोम है। हाउ मैनी आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ इट्स नेक्स्ट सेल साइकिल, जब ये G2 फेज में एंटर करेगा नेक्स्ट सेल साइकिल की, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 6, 8, 12, 24। देखो इसने बोला एंड ऑफ द माइटोसिस, एंड ऑफ द माइटोसिस कितने हैं उसके पास, 12 क्रोमोसोम है। सी से मैं क्रोमोसोम लिख रही हूँ, 12 क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है कि जब ये सेल डिप्लॉयड होगी, 2N होगी, तब इसके अंदर 12 क्रोमोसोम है, यही बात कह रहा है। अब G1 फेज में तो हमारा क्रोमोसोम, हमारा जो डीएनए है वो 2C होता है, यानी कि 2N होता है, तो कितना होगा, 12 होगा। तो आंसर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर S फेज पूछता तो ये 24 आंसर आता, ठीक है, या G2 फेज पूछता तो भी 24 आता, क्योंकि S फेज में 2N का क्या हो जाता है, 4N हो जाता है, G2 फेज में 4N ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है एम फेज की बात करते हैं। एम फेज जो है वो टोटल सेल साइकिल का कितना टाइम ले लेती है, 4% टाइम लेती है, और ये दो स्टेजेस में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब कि डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसमें हमारी कौन कौन सी फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, PMAT। फिर आती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल फाइनली डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में बट जाती है। तो माइटोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एम फेज एक इक्वेशनल न्यूक्लियर डिवीजन है, जिसमें एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, और पेरेंट सेल के अंदर अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे तो हमारी डॉटर सेल्स के अंदर भी 2n ही रहेंगे, मतलब कि इक्वेशन इक्वल रहेगी। ये दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। डिप्लॉयड सेल्स में अगर डिवीजन होता है ये डिप्लॉयड सेल देगी, हैप्लॉयड में हो रहा है तो हैप्लॉयड सेल देगी। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखती है पेरेंट टू डॉटर सेल्स में। एसेंशियल है, हमारी बॉडी में जब ग्रोथ होती है तो माइटोसिस डिवीजन होता है, कोई रिपेयरिंग करना होता है, जैसे कट लग जाता है स्किन के अंदर, वहाँ पे रिपेयर होना होता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है। कुछ रीजनरेशन होना होता है, जैसे हेपेटोसाइट में जब हमारे लीवर में इंजरी हो जाती है तो हेपेटोसाइट जी नोड से बाहर निकलती हैं और सेल डिवीजन करती हैं, वहाँ पर रीजनरेट करती हैं लीवर सेल्स को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी माइटोसिस डिवीजन होता है। स्टेज क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ड्यूरेशन कितनी है, 1 आवर। टिपिकल 24 आवर मेमेलियन सेल की अगर बात करें तो उसमें 1 आवर होती है, पर सेल टाइप और स्पीसीज टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगी। ठीक है, अब जो माइटोसिस है उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 फेज में कंप्लीट होगी। साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। जैसे एनिमल सेल की बात करें तो सेल फर्रो या सेल क्लीवेज मेथड से एनिमल सेल डिवाइड करती है। सेल प्लेट मेथड होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, किसका, साइटोकाइनेसिस का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं जो क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज क्या है, बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन का शुरुआत होती है। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। देखो क्या इवेंट होते हैं जो हमारी प्रोफेज में होते हैं। क्रोमेटिन, सबसे पहला क्या है कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने क्रोमेटिन और क्रोमोसोम स्टडी किया था। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, ये जो दिख रहे हैं हमें, ये क्रोमेटिन है। ये कंडेंस होके थोड़ा थिक स्ट्रक्चर ये ऐसा क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल स्ट्रक्चर होता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो हमें दो दिख रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सेंट्रोमर पे ज्वाइन हो रखे हैं। ये कब बने थे कि हमारे ये बन गए थे एस फेज में। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस एक बॉडी थी जिसके अंदर मोस्टली आरआरएनए प्रेजेंट होता है, डेंसली स्टेन्ड बॉडी होती है। ये दिख रहा है हमें न्यूक्लियोलस, ये डिसअपियर होने लग जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आरआरएनए की जो सिंथेसिस है वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है। न्यूक्लियर इनवेलप, ये न्यूक्लियर इनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उसकी जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, मतलब वो टूटने लगता है छोटे छोटे वेसिकल्स में। कब, लेट प्रोफेज में या प्रो मेटाफेज में। ठीक है, मतलब मेटाफेज से पहले। सेंट्रोसोम्स तो जो है सेंट्रोसोम्स, ये सेंट्रोसोम है, ये और ये सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये अर्थ है और ये मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये यहाँ नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, ये साउथ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो क्या है, ये अज्यूम करके चलो। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। द पेयर ऑफ सेंट्रोइल्स इन ईच सेंट्रोसोम सेपरेट। जो सेंट्रोइल होता है यहाँ पे, पेयर ऑफ सेंट्रोइल, ये एक सेंट्रोइल, ये पेयर होते हैं सेंट्रोइल्स के। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम के क्या, सेंट्रोइल। तो ये सेपरेट हो जाते हैं, अब सॉरी हाँ, ये मूव करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। अब ये जो है ये दिख रहा है हमें, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है। स्पिंडल फाइबर को कौन बनाता है, माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबल को कौन बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूबल्स को बनाएगा, माइक्रोट्यूबल स्पिंडल फाइबर को बनाएंगे। ये फॉर्म होने लग जाती है, सेंट्रोसोम से अराइज करती हैं और सेंटर ऑफ द सेल की तरफ मूव करती हैं। सेंटर ऑफ द सेल, इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। जैसे ये इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर मान लो, ये इसकी तरफ मूव करती हैं इस तरह से। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है यहाँ पे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको मेटाफेज के लिए प्रिपेयर होना है, मेटाफेज के लिए आगे फर्दर डिवीजन के लिए उसको प्रिपेयर होना है।
तो बिफोर प्रोफेज क्या होता है, जब G2 फेज एंटर हमारी खत्म होती है, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन डी कंडेंस्ड स्टेट में होता है, इससे थ्रेड लाइक होता है, बट प्रोफेज में वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना देता है। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप देखो, न्यूक्लियर इन्वेलप हमें दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस सब प्रेजेंट है, पर यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी हमारा क्या होने लग गया, गायब होने लग गया, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो भी टूटने लग गया। सेंट्रोसोम यहाँ पे देखो नियर द न्यूक्लियस है, पर ये मूव करने लगे अपोजिट टू द पोल, ये दूसरे पोल पे चला गया, दूसरे पोल पे चला गया, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लगी। तो यहाँ पे हमारा डीएनए कंटेंट कितना था 4C, यहाँ पे भी डीएनए कंटेंट 4C ही है, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर प्रोफेज में क्या होता है, अनरेप्लिकेटेड था पहले तो G1 में, फिर हमारा इस फेज में इस ऐसा बन गया था, डिप्लॉयड बन गया था, मतलब कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए थे। तो प्रोफेज में भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ही होते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आते। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये प्रॉपर कंडेंसेशन करवाती है, मेन बात क्या है, कंडेंसेशन होता है इसमें ताकि आगे मेटाफेज के टाइम पे एक्यूरेट सेग्रीगेशन हो सके क्रोमोसोम का। स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप का टूट जाता है वो, है ना, और ये स्टेज अलाइनमेंट सेट करती है मेटाफेज स्टेज के लिए, जो कि इसके बाद की नेक्स्ट फेज होती है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इसके बाद, द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ओक्योर्स ड्यूरिंग, डिसअपियरेंस न्यूक्लियोलस की कब होती है, इजी क्वेश्चन है, मेटाफेज के टाइम पे होती है। नेक्स्ट आ गया, सॉरी प्रोफेज के टाइम पे होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेटाफेज, सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्या ये सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, सेकेंड स्टेज ऑफ, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके क्या की पॉइंट है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्पिंडल फॉर्मेशन। अब ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, अपोजिट पोल से फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे लाई करेंगे, ठीक है। जब भी क्रोमोसोम इक्वाटोरियल प्लेन में आ जाते हैं, इक्वेटर पे लाइन करते हैं, ये देखो ये तो इक्वेटर हो गया, इस पे ऐसे इस प्लेन में लाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। तो मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाफेज, ठीक है। काइनेटोकोर अटैच हो जाता है, काइनेटोकोर कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमर के ऊपर प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, ये होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, इससे काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस स्टेज में होता है, और अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो हम मेटाफेज में ही माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी कर सकते हैं। चेक पॉइंट कंट्रोल, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होते हैं, अगर स्पिंडल फाइबर करेक्टली यहाँ पे असेंबल नहीं है तो ये सेल स्टेज यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट होते हैं, ये इंश्योर करते हैं क्रोमोसोम प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर से अटैच हो आगे एनाफेज में प्रोसीड करने से पहले, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रोमोसोम अरेंज रहेंगे एक सिंगल फाइल में इक्वेटर पे, हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा अपोजिट पोल पे, देखो दोनों अपोजिट पोल पे अटैच हैं, काइनेटोकोर से बाइंड हो रखे होंगे स्पिंडल फाइबर, मेटाफेज प्लेट पे लाई करेंगे सेंट्रोमियर। ये अरेंजमेंट इंश्योर करती है कि इक्वल सेग्रीगेशन हो सिस्टर क्रोमेटिड का, किसके टाइम पे, एनाफेज के टाइम पे। तो मेटाफेज में क्या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है काइनेटोकोर, जो अटैचमेंट साइट होती है किसकी, स्पिंडल फाइबर की, जिससे यहाँ से भी एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा और यहाँ से भी एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, ठीक है, दोनों अपोजिट पोल पे। ये इंश्योर करती है कि हर एक डोटल सेल रिसीव करे आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम, प्रॉपर अलाइनमेंट करती है क्रोमोसोम की मेटाफेज प्लेट पे, ताकि इक्वल सेग्रीगेशन हो क्रोमोसोम का, एरर ना हो अलाइनमेंट में क्रोमोसोम की और अटैचमेंट में। अगर एरर आ गया तो एन्यूप्लॉइड हो जाएगा, इन प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, मतलब डिप्लॉइड से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, कम आ सकते हैं, ठीक है। डीएनए कंटेंट 4C डीएनए कंटेंट ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे रेप्लिकेटेड है, कंडेंस्ड है, बट सेग्रीगेट नहीं हुए हैं। तो क्या की पॉइंट है, मेटाफेज का की पॉइंट यही है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर पे लाइन करते हैं इक्वाटोरियल प्लेन में, जिसके काइनेटोकोर से दोनों अपोजिट पोल में स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन बोलते हैं। और मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमली कंडेंस्ड ड्यूरिंग, मैक्सिमली कंडेंस्ड कब होंगे, मेटाफेज में होंगे, अभी पढ़ा है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, कहाँ पे क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज, एनाफेज थर्ड स्टेज होती है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होके अपोजिट पोल में मूव करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे की इवेंट क्या होंगे इसके, क्या क्या होगा यहाँ पे, देखो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो था वो ये मैंने गलत वो कर दिया, सेंट्रोसोम था, ठीक है। देखो ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये डिवाइड होके दो बन गए, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, कोहेसन प्रोटीन आर क्लीव्ड, यहाँ पे जो उनको अटैच कर रहा था कोहेसन प्रोटीन वो कट गया है, बीच में क्लीव हो गया, जिसकी वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए सेंट्रोमियर से, और ये अपोजिट पोल पे चला गया और ये अपोजिट पोल पे चला गया। मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ईच क्रोमेटिड नाउ ए डॉटर क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिड है अभी एक डॉटर क्रोमोसोम है, ये भी डॉटर क्रोमोसोम है, इट इज ऑल्सो ए डॉटर क्रोमोसोम, इट इज ऑल्सो ए डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों अपोजिट पोल पे पुल कर लिए जाते हैं, किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर के थ्रू। दिस इज स्पिंडल फाइबर जो हमें येलो कलर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल शॉर्टन, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच थे, ये काइनेटोकोर से अटैच थे, वो स्पिंडल फाइबर छोटे होते जा रहे हैं, डीपोलिमराइजेशन हो रही है यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे पुल कर रहे हैं। पोलर माइक्रोट्यूबल लेंथन, पोलर माइक्रोट्यूबल पोल्स को अपार्ट करती है, एक दूसरे से दूर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल इलोंगेटेड हो जाएगी इस तरह से। अब आगे देखोगे तो इस तरह से इलोंगेटेड हो जाएगी सेल, ठीक है, सेल इलोंगेशन हो जाएगा, सेल स्ट्रेच हो जाएगी, हर एक पोल रिसीव करेगा आइडेंटिकल, इस पोल पे आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, देखो इस पे एक रेड है, इस पे भी एक रेड है, इस पे ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, इस पे ब्लू है, ऐसे याद रखो आइडेंटिकल क्रोमोसोम अपोजिट पोल में मूव करके, ठीक है। क्रोमोसोम का स्टेटस, बिफोर एनाफेज मेटाफेज में रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड थे, एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम एक एक क्रोमेटिड में टूट गया और एक एक क्रोमेटिड एक एक पोल पे पहुंच गया है, ठीक है। तो हर एक क्रोमेटिड अब क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम का काम करेगा, डॉटर क्रोमोसोम का काम करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्यूरेट सेग्रीगेशन होता है यहाँ पे क्रोमोसोम का, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे, हर एक डॉटर सेल आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिसीव करती है। एरर अगर आ गई तो एन्यूलोप्लॉइडी हो जाएगी, टेट्राप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। डीएनए कंटेंट की बात करें, 4 से डीएनए कंटेंट है बिगिनिंग में है ना फेज के, बट जब ये पोल पे जाता है तो इस पोल पे कितना आ गया 2C, और इस पोल पे कितना आ गया 2C, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंड पे 2C डीएनए कंटेंट रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या आ गए, सिंगल क्रोमेटेड होगी इस स्टेज पे, ठीक है। देखो इस तरह से इलोंगेटेड हो जाती है सेल, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटेड है वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, देखो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ओक्योर ड्यूरिंग, अभी हमने पढ़ा एनाफेज में। क्वेश्चंस करवाने का मतलब यही होता है कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे। नेक्स्ट और फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होती है माइटोसिस की, टीलोफेज। टीलोफेज की क्या की इवेंट है, टीलोफेज में क्या होता है, देखो क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच गए, अब ये क्रोमोसोम इस पोल पे पहुंच गई, ये क्रोमोसोम इस पोल पे पहुंच गए, डॉटर क्रोमोसोम अराइव एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से फॉर्म होने लगा, न्यूक्लियोलस अपीयर होने लग गया, रीअपीयर होने लग गया, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोबारा से फॉर्म होने लग गया, किसके अराउंड, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, डॉटर क्रोमोसोम जो थे उनके अंदर, न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर होने लग गया, क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगे, दोबारा से क्रोमेटिन बनाने लगे, क्रोमेटिन स्टेज में जाने लगे, स्पिंडल भी डिसअसेंबल होने लगे, देखो स्पिंडल भी क्या होने लगे, ये तो क्लीवेज फरो है, जो हमारे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर थे वो भी क्या होने लगे, डीपोलराइज होने लगे, डिसअपियर होने लगे। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने के लिए क्लीवेज फरो भी बनना स्टार्ट हो गया है दो डॉटर क्रोमोसोम के बीच में। तो क्रोमोसोम का स्टेटस क्या है ना, फेज में हमारे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, टेलोफेज में डॉटर क्रोमेटिड या सिंगल क्रोमेटिड अब दोबारा से उनके अराउंड क्या होगा, न्यूक्लियाई फॉर्म होने लग गया और वो क्रोमेटिन में ट्रांसफर होने लग गए, मतलब कि क्रोमोसोम यहाँ पे डीकंडेंस होने लग जाते हैं, क्या होने लग जाते हैं, डीकंडेंस होने लग जाते हैं। जैसे प्रोफेज में कंडेंसेशन होने लग गई थी क्रोमेटिन की, यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, क्रोमेटिन की तरफ बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई को दोबारा से बनाती है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को दोबारा रिस्टोर करती है और नॉर्मल क्रोमेटिन स्टेट को भी रिस्टोर करती है। सेल को साइटोकाइनेसिस के लिए प्रिपेयर करती है ताकि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन सके, और क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करती है 2n to 2n हर एक डॉटर सेल में। डीएनए कंटेंट टेलोफेज में क्या है 2C, हर एक डॉटर सेल्स में, इसमें भी 2C और इसमें भी 2C होता है,
ठीक है, जैसे G1 फेज में था। तो हर एक न्यूक्लियस में कंप्लीट सेल होता है अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का, सिस्टर क्रोमेटिड का। तो एनाफेज में यहाँ पे क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड मूव कर रहे थे अपोजिट पोल पे। फिर टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस दोबारा से बनने लग गया, न्यूक्लियोलस दोबारा से फॉर्म होने लग गया, और जो हमारे क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन की तरफ बढ़ने लग गए और 2 डॉटर सेल्स बनने लगी। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई है। टेलोफेज की अगर समरी की बात करें तो एक ऐसी स्टेज है जिसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई दोबारा से फॉर्म होती है, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं और सेल को प्रिपेयर करते हैं किसका, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो सके और माइटोसिस कंप्लीट हो सके। तो एमसीक्यू क्या आता है यहाँ पे, क्रोमोसोम डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन ड्यूरिंग, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे क्रोमेटिन में, किस फेज में होंगे, हमारी टेलोफेज में, लास्ट फेज में। विच सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस इवेंट इज करेक्ट, अभी पढ़ा ही है, पी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और फाइनल यहाँ पे स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ताकि 2 डॉटर सेल्स बन सके। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 2 सेपरेट डॉटर सेल्स। तो साइटोकाइनेसिस टेलोफेज के बाद होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका होता है और अब स्टेज आती है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने की। क्लीवेज फरो फॉर्म होता है एनिमल सेल में, एक एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। क्लीवेज फरो अपीयर होगा यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट किसकी, एक्टिन फिलामेंट की और मायोसिन फिलामेंट की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, किस पे, इक्वेटर पे, ये इक्वेटर रीजन है जिसकी वजह से क्लीवेज फरो बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है यहाँ पे जो रिंग है ये एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सेल पिंच ऑफ हो जाती है, किसमें, 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ हो जाती है और 2 सेपरेट डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। आउटकम क्या आता है, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है, दोनों के अंदर 2C नंबर ऑफ DNA होता है, मतलब कि डिप्लॉयड होती हैं दोनों सेल्स। ठीक है, 2N था 2N बन जाएगा। ठीक है, ये तो किसका था, एनिमल सेल का था, कि एनिमल सेल के अंदर ऐसे होता है साइटोकाइनेसिस, इस तरह से सेल्स डिवाइड करती हैं 2 डॉटर सेल्स में। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में देखो टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, सेल प्लेट फॉर्मेशन होने लग जाती है यहाँ पे, मतलब सेल प्लेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी, वेसिकल बनेंगे गोल्जी एपरेटस से, वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्गी बॉडी से बनते हैं और वो इक्वेटर पे असेंबल होने लग जाते हैं, असेंबल मतलब इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल प्लेट है वो ग्रो करने लग जाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से सेल प्लेट फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और क्या बनाती है, सेल वॉल बनाती है और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है, जो बाद में सेपरेट होकर इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो एनिमल सेल में सेल फरो के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस इंश्योर करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज, इक्वल ऑर्गेनेलीज आने चाहिए दोनों डॉटर सेल्स के अंदर, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बननी चाहिए और ये बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, साइटोकाइनेसिस एक फिजिकल डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, जिसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियर डिवीजन टेलोफेज और 2 सेपरेट डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। कंपैरिजन की बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, तो एनिमल सेल में क्लीवेज फर्रो के थ्रू, जो किसके थ्रू बनती है, एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के थ्रू बनती है, उसके थ्रू सेल डिवीजन होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, जब गोल्गी बॉडी वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है और वो इकट्ठा होने लगती है, एक्यूमुलेट होने लगती है बीच में। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन करता है एनिमल सेल में और गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स निकलते हैं वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं प्लांट सेल में। डायरेक्शन की बात करें तो एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और प्लांट सेल में सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब एक्सपेंड करती है यहाँ पे सेल। रिजल्ट क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ हो जाती है एनिमल सेल में और यहाँ पे प्लांट सेल में प्लांट्स की जो सेल प्लेट होती है वो नई सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स अलग अलग सेपरेट फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा साइटोकाइनेसिस। अब देखो क्वेश्चन है, विच प्रोटीन फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिंग कौन फॉर्म करेगा, ट्यूबुलिन, केराटिन, एक्टोमाइसिन और डाइनिन, कौन फॉर्म करेगा, एक्टिन एंड माइसिन। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस डिवीजन का।
सिग्निफिकेंस, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। अगर पेरेंट सेल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रही थी तो दोनों डॉटर सेल्स भी क्या करेंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे। जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम का या डीएनए का, किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर। ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, बॉडी ग्रोथ के टाइम पे, किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। जो सेल्स वोर्न आउट हो गई है, डेड हो गई है, खराब हो गई है, उनको रिप्लेसमेंट किसके थ्रू किया जाता है, माइटोसिस के थ्रू। ओल्ड, डेड और डैमेज सेल्स को जैसे स्किन के अंदर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर किससे रिप्लेस किया जाएगा, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। टिश्यू को रिपेयर और वुंड हीलिंग भी किसकी हेल्प से की जाती है, हमारी माइटोसिस की वजह से की जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के थ्रू ही होता है। रीजनरेशन लॉस्ट बॉडी पार्ट की, जैसे हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, स्टारफिश में और हमारे लीवर सेल्स में, किसकी वजह से होता है, माइटोसिस डिवीजन की वजह से होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के बीच में बैलेंस बनाना, ताकि सेल एक्सेसिवली साइज में इंक्रीज ना हो उसके, वो भी कौन बैलेंस बनाता है, माइटोसिस डिवीजन। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, पेरेंट से डॉटर सेल में जाना, कौन इंश्योर करता है, माइटोसिस डिवीजन। टिश्यू डिफरेंशिएशन की फाउंडेशन रखना, नई सेल्स प्रोवाइड करना जो बाद में डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगी, ये भी कौन इंश्योर करता है, माइटोसिस डिवीजन। तो इसी के साथ हमारा माइटोसिस डिवीजन खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मियोसिस डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद हम संडे को रिवाइज करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, किसका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और अपने नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का ध्यान रखें।